हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के क्वेश्चन जो कि डीएसएसबी के अगस्त के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जनरल हिंदी हम देखेंगे जो फर्स्ट पेपर होता है 100 मार्क्स का आता है, 5 सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम जनरल अवेयरनेस कर चुके हैं जो भी अगस्त के पेपर हुए थे उन सभी की, और अब हम जो है इस वीडियो में हिंदी को देखेंगे कि किस तरीके के जो है हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आगे जिसका भी एग्ज़ाम है उन बच्चों को एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं 17/8/2025 को जो है ये एग्ज़ाम हुआ था। टीजीटी हिंदी का ही पेपर था ये। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हिंदी के वो देखते हैं एक बार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से शुरू है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है वो है वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करना है। यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। क्या बोला है? जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसको क्या बोलेंगे? परीक्षित बोलेंगे। ठीक है, जिसकी परीक्षा, देखो जो परीक्षा दे रहा हो वो परीक्षार्थी हो जाएगा। विद्यार्थी, आपको पता है विद्यार्थी और छात्र तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। अब दो में ही जो है अपना आंसर हमें बताना था, परीक्षार्थी या परीक्षित। ठीक है, अब जो परीक्षा दे रहा है उसको हम परीक्षार्थी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसकी ली जा चुकी हो परीक्षा उसको बोलेंगे परीक्षित। तो फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला जो है वो है शुद्ध वाक्य बताना है। आप सभी सेंटेंस को जब भी पढ़कर देखेंगे आप इजीली बता सकते हैं कौन सा शुद्ध है। फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो पिछले मंगलवार को स्कूल बंद रहेगा। रहेगा, रहेगा हम फ्यूचर में यूज करते हैं। ठीक है, और ये बात हो रही है पास्ट की, तो पिछले मंगलवार की, पास्ट की, तो रहेगा तो आ नहीं सकता। अगला देखिए, पिछले मंगलवार को स्कूल बंद था। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये पिछले मंगलवार, पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो था आना बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। पिछले मंगलवार को स्कूल बंद होना है, क्या पॉसिबल है कि हम पास्ट को इस तरीके से बोल सकें? या पिछले मंगलवार को स्कूल बंद है, अभी प्रेजेंट लगा दिया इसमें हमने कि स्कूल बंद है, नहीं स्कूल बंद था। ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि पिछले मंगलवार को स्कूल बंद था। चलिए अगला देखिए, दिए गए वाक्यों का खंड जो है सही क्रम क्या होगा खंडों का। ओके, देखिए सी ऑप्शन जिसमें भी है वो कट हो जाएगा क्योंकि पर से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, के से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो सी और डी वाले ऑप्शन कट हो जाएंगे। अब बचा ए सी बी डी या बी डी सी ए। ए से अगर हम शुरू करते हैं तो प्रकृति में अंतर था, फिर उसके बाद ऑब्वियस ऐसे शुरू नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहीं पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, खत्म हो गया, प्रकृति में अंतर था। अब अगला देखते हैं बी, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अब देखो बी ऑप्शन ये है तो इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ते जाओ। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, पर दोनों भाइयों की प्रकृति में अंतर था। ठीक है, तो इस तरीके से आप हिंदी में देख सकते हैं। वैसे भी हिंदी के जो सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं बहुत इजी आते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, बट हिंदी तो इजी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, वाक्य को पूर्ण करना है। राधा मोहन से कह दिया, इसमें देखिए क्या लगा सकते हैं। राधा मोहन से कह दिया, ये सही हो सकता है। क्या होना चाहिए? राधा ने मोहन से कह दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए था। राधा को मोहन से कह दिया भी नहीं होगा, राधा से मोहन से कह दिया भी नहीं है। ठीक है, तो ने ही जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, इति श्री होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या पूछा गया है आपसे? देखिए इति श्री होना क्या हो जाएगा? देखो इति श्री होने का मतलब होता है कार्य का समाप्त होना। ठीक है, मीन्स किसी चीज की समाप्ति होना क्या हो जाएगा? इति श्री होना होगा। ठीक, तो अंत होना बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वही है, इसमें भी सही क्रम में लगाना था हमको। तो सबसे सही क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे एक नया मोड़ आता है, ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो ए देखो किस में लास्ट में आ रहा है? 3 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत नहीं हो सकती है, तो बी ऑप्शन कट गया क्योंकि ये लास्ट में होना चाहिए। ओके, तो एक ही ऑप्शन जो है यहाँ पे कट होएगा, बी डी ए सी। ओके, प्रवेश के साथ ही प्रेमचंद के साहित्य जगत में हिंदी उपन्यास में, तो यहाँ से देखिए प्रेमचंद के साहित्य जगत में
प्रवेश के साथ ही, यानी कि प्रेमचंद जब आए साहित्य जगत में, प्रवेश मीन्स उनके आने के बाद ही हिंदी उपन्यास में एक नया मोड़ आता है। तो डी ए जो है ये बन जाएगा CBDA इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित का पर्यायवाची पहचाने। नारी, नारी मीन्स औरत। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पूछ लिया है। आगे देखिए, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करना था। मोहन डैश नाचना आता है। मोहन को नाचना आता है। मोहन के लिए नहीं होगा, मोहन ने नहीं, मोहन से नहीं, मोहन को नाचना आता है। ठीक है, आगे देखिए, मुहावरे को प्रतिस्थापित करना है। आजकल कार्यालयों में मुट्ठी गर्म किए बिना कोई काम नहीं होता। तो मुट्ठी गर्म किए बिना, इसका मुहावरे को क्या बोलेंगे? मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है? रिश्वत खिलाए बिना जो है कार्यालयों में कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन रिश्वत खिलाना। त्रुटि बतानी है। अब देखो, त्रुटि बतानी इसमें, G20 के अब तक के इतिहास में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का विकास तथा आर्थिक मुद्दे ही सुर्खियों में रहते थे। तो किसमें जो है गड़बड़ हो सकती है, ये बतानी है। देखो, G20 के अब तक के, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब तक के इतिहास में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, क्या अर्थव्यवस्था ऐसे लिखा जाता है? देखो, अर्थव्यवस्था, पहले अर्थव्यवस्था लिख लीजिए। व्यव होता है, व्याव नहीं होता है, आ की मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, और थाऊ लगा दो, व्यवस्थाओं, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यही जो है इसमें क्या है, त्रुटि है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। रिक्त स्थान है, मोहन ने घड़े से पानी डाला, या घड़े को, या घड़े के लिए, या घड़े ने। तो मोहन ने घड़े से पानी डाला है। ठीक है, यही सही होगा। मीन्स वाक्य इस तरीके का होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। अब आप अगर यहाँ पे घड़े के लिए पानी डाला है, क्या मोहन घड़े को क्या जरूरत है पानी की? ठीक है, घड़े से पानी डाला जाता है, ना कि घड़े के लिए पानी डाला जा रहा है। ना ही ऐसा बोलेंगे कि घड़े ने पानी डाला है। ठीक है, ऐसा भी नहीं आएगा। तो वाक्य का सही होना जरूरी है। ठीक, चलिए आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में वीवर का अर्थ है। वीवर का अर्थ पूछा है यहाँ पे। देखो, वीवर का जो अर्थ होता है ना, वो होता है मतलब जो कोई गड्ढा वगैरह होता है ना, गुफा टाइप। ठीक है, बिल, उसको बोला जाता है वीवर। मीन्स जमीन में बना कोई भी जो छेद होता है उसको बोलते हैं वीवर। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कंदरा। कंदरा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, कंदरा का जो मतलब होता है वो होता है गुफा। कंदरा का क्या मतलब होता है? गुफा होता है। इसीलिए वीवर का अर्थ क्या हो जाएगा? कंदरा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कई देशों से संबंधित विषय वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। कई देशों से संबंधित विषय, वो परदेशी नहीं होगा, बहुउद्देशीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा यहाँ पे। यह पुस्तक 5 रुपए में खरीदी है। यह पुस्तक 5 रुपए में खरीदी है। 5 रुपए पर नहीं आएगा, 5 रुपए के लिए नहीं आएगा, और 5 रुपए से नहीं, 5 रुपए में खरीदी है, सही होगा। ठीक है, वह चिंता में डूबा रहता है। ये बिल्कुल सही है। क्या क्या के लिए हम डाल सकते हैं? वह चिंता के लिए। चिंता के लिए कौन डूबता है? चिंता में डूबा जाता है। ठीक है, इसीलिए में करेक्ट हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे। इसके अलावा 5 नंबर का पैसेज है। पैसेज भी हम देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का पैसेज जो है आपको मिलेगा एग्जाम में, आप देखेंगे यहाँ पे। तो भारतेंदु कालीन साहित्य इतिहास के बारे में बताया गया है। अगर आप एक बार इसको रीड करना चाहें तो मोटा मोटा रीड कर सकते हैं, और एक बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें। जैसे आप पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, ओके। सबसे पहले, भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के राजभक्त होने के पीछे क्या कारण नहीं था। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कि मोह भंग होने के पीछे कारणों में से जो है सत्य है। तीसरा क्वेश्चन है, जनता से क्या आह्वान किया। चौथे में अगर आप देखेंगे तो भारत की उन्नति के लिए क्या आवश्यक माना, और 5वें में देखेंगे तो उन्नति का। तो इसमें तो देखो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्नति का विलोम होता है अवनति। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब 4 क्वेश्चन बचते हैं, ये आपको जल्दी जल्दी जो है करने पड़ेंगे। अब आपने 1 2 4 क्वेश्चन आपने एक बार नज़र में से निकाल ली कि हाँ भाई ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड देन आप इसको थोड़ा सा रीड करके देखो कि क्या क्या चीज़ें इसमें बोली गई है।
ठीक है, कि भारतेंदुकालीन साहित्यकार जो है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना को दैवीय वरदान मानते और यह उम्मीद जताते कि महारानी विक्टोरिया के शासन के अधीन में रहकर वह भी वैसे ही तरक्की कर सकेंगे जैसे इंग्लैंड कर रहा है। यही नहीं, वह यह भी उम्मीद करते कि जो अधिकार इंग्लैंड की जनता को मिले हैं वही अधिकार भारत की प्रजा को भी मिलेंगे। ठीक है, वे अपने को क्या कर देते हैं, राजभक्त जो है घोषित करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास हिलने लगता है जब वह ये देखते हैं कि न तो सरकारी नौकरियों में भारतीयों को जगह मिल पा रही और न ही उन्नति और प्रगति के लिए ठोस कदम हो। इसके विपरीत हर साल विभिन्न तरह के करों द्वारा भारतीय धन इंग्लैंड भेजा जा रहा है। हर साल अकाल पड़ रहे हैं, परंपरागत उद्योग धंधे चौपट हो रहे, किसान बर्बाद हो रहे हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशक में इस बुद्धिजीवी वर्ग का मोह भंग होने लगा और राजभक्ति की भावना धीरे धीरे कम होने लगी। यह एहसास होने लगा कि अगर भारत को भी उन्नत होना है तो खुद भारतीयों को आगे आना होगा। भारतीय कारीगर बेकार हो रहे हैं। इस बात ने उनको प्रेरित किया कि वह स्वदेशी की भावना को जगाए और भारतेंदु युग के लेखकों द्वारा इस बात पर बल देने का कारण यही था। तो मेन पॉइंट जो आपने पढ़ लिए हैं कि वो पहले क्या समझते थे और फिर कैसे उनकी सोच में परिवर्तन आया, कुछ ऐसा बोला गया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के राजभक्त होने के पीछे कौन सा कारण नहीं था। ठीक है, जो कारण नहीं था राजभक्त होने के पीछे, देख, इंग्लैंड की जनता के समान ही भारतीयों के अधिकारों की संरक्षण की आशा थी उन्हें, बिल्कुल थी, शुरू में हमने पढ़ा। ठीक है, और महारानी के शासनाधीन रहकर इंग्लैंड के समान तरक्की की आशा भी थी। उनका अंग्रेजी राज्य की स्थापना को दैवीय वरदान मानना, ये तीनों ही पॉइंट हमने ऊपर पढ़े हैं कि हाँ भाई भारतेंदु युग के जो भी साहित्यकार थे वो ऐसा मानते थे। ठीक है, कि जो भी राज आ रहा है यहाँ पे ब्रिटिश का, उससे भारत की भी तरक्की होगी। अब अगला वो है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में अनेक उद्योग धंधों की स्थापना करना, ये हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियस है ये कारण नहीं था, तो ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोह भंग होने का कारण क्या था। मोह भंग होने के कारण पढ़े हमने कि किस तरीके से जो है उनकी सोच बदली जब उन्होंने देखा कि भारतीय जो कारीगर हैं वो कैसे बेकार हुए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, राजभक्ति की भावना धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक, तो देखिए मोह भंग होने पीछे कारणों में से जो असत्य है वो बताना। देखिए, भारत से विभिन्न करों के रूप में धन की निकासी की जाने लगी, बिल्कुल सही है। भारतीयों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी, परंपरागत उद्योग धंधों का विनाश और किसानों की बर्बादी हो रही थी। और क्या अंग्रेज भारत की प्रगति के लिए कोई विशेष कार्य कर रहे थे? नहीं। अगर आपने एक बार पैसेज पढ़ लिया ना, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते, फिर आपको वापस से पैसेज को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे ना कि भाई एक क्वेश्चन आपने पढ़ा एंड देन आप उसमें से ढूंढ रहे हैं कि भाई क्या आंसर है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हिंदी का पैसेज बहुत ईजी आता है, सिर्फ एक बार आप क्वेश्चंस देखो, देन उस पैसेज को पढ़ो, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो कि मान लो क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको, पहले एक बार सिर्फ पैसेज को पढ़ लो। ठीक है, 1 या 2 मिनट लगा के पैसेज को देखो कि क्या किसके बारे में बात की गई है, देन क्वेश्चंस पे आओ। किसी क्वेश्चन में अगर आप अटकते हैं देन आप पैसेज में जाके देखिए उसको। ठीक है, ओके। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने भारतीय कारीगरों के उत्थान के लिए जनता से क्या आह्वान किया था? जनता से क्या आह्वान किया था? देखो यहाँ पे आप देखेंगे ना, इस बात ने उनको प्रेरित किया कि वे स्वदेशी की भावना को जगाएं, तो स्वयं में स्वदेशी की भावना जगाने का। ठीक है, इसमें ना तो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने को कहा गया, ना ही उद्योग धंधे लगाने को कहा गया, ना कारीगरों को आर्थिक सहायता देने को बोला गया। यहाँ पे स्वदेशी भावना को जगाने की बात जो है की गई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए, भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने भारत की उन्नति के लिए क्या आवश्यक माना? क्या माना? कि स्वयं को प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, कि स्वयं भारतीयों द्वारा प्रयास करना, कि खुद भारतीयों को जो है आगे आना होगा, अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करना नहीं। देखो, जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, विदेशों से सहायता मांगना हमने नहीं पढ़ा, इसमें अंग्रेजी साम्राज्य की समाप्ति भी नहीं पढ़ा, हमने स्वयं भारतीयों द्वारा प्रयास करना पड़ेगा खुद को, मतलब खुद की उन्नति के लिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक पैसेज जो था पूछा गया था। ओके, चलिए, ये तो उसका सब्जेक्ट है। अभी देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। चलिए, ये भी जो है हिंदी का ही पेपर है, मतलब हिंदी जो सब्जेक्ट है टीजीटी हिंदी, उसी का पेपर है। और देखो, अब आपको एक चीज़ हो रहा है, टीजीटी के ही पेपर हो रहे हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि टीजीटी में किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले वही है, वाक्यांश के लिए शब्द, 2 शब्द आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। गुरु के समीप रहने वाला, गुरु के जो समीप रहता है, गुरु के समीप रहने वाला वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा? अंतेवासी। ठीक है, गुरु के समीप रहने वाले को क्या बोलेंगे? अंतेवासी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, सॉरी। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ पे बताना है कि जो शुद्ध वाक्य है, देखो द्वापर सही है, में सही है, कृष्ण गलत लिखा है फर्स्ट में, बाकी में अगर आप देखेंगे तो कृष्ण सही है। द्वापर में कृष्ण ने कंस का वध किया था। देखो यहाँ पे देखो, द्वापर में कृष्ण कंस वध कर रहे हैं, गलत है। वध होता है, वध तो होता ही नहीं है, इसमें भी गलत है। बिल्कुल देखते ही आंसर लगा देना है आपको। जैसे कि देखो,
जो एरर होगी ना वो तुरंत आपको दिख जाएगी हिंदी में। ठीक है, चलिए। मैं उसकी चातुर्यता से हैरान रह गया, वाक्य को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करके देखो, मैं उसके चातुर से हैरान रह गया, मैं उसकी चातुरता से हैरान रह गया, मैं उसके चातुर्य से हैरान रह गया, मैं उसकी चातुराता। चातुराता तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, चातुराता क्या होता है? ठीक है, चातुर भी नहीं, उसके चातुर से गलत है। मैं उसके चातुर्य से हैरान रह गया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य को क्रम में लिखना है। देखो अधिक कम, देखो इसमें ना ऐसे मत करो, एक एक सेंटेंस को पढ़कर देखो, आप इजीली जो है आंसर निकाल पाएंगे। अधिक कम ज्ञान व्यक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं बन रही। व्यक्ति अधिक कम ज्ञान वाले प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही, गलत है। कम ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं, देखो इसका एक मीनिंग निकल रहा है कुछ, सेंटेंस बिल्कुल सही तरीके से है, तो यही है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। 5,000 रुपये खो गए, वाक्य को शुद्ध कीजिए। क्या बोला गया है कि 5,000 रुपये खो गया, वाक्य को शुद्ध करना है। खो गया नहीं, 5,000 रुपये खो गए होना चाहिए। ठीक है, 5,000 रुपये है, गुम गया, गलत है। 5,000 रुपया खो गया, 5,000 रुपया लिख दिया, रुपये आएगा, रुपया नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। 5,000 रुपये खो गया, हजारों नहीं बोलेंगे यहाँ पे, 5,000 ही बोला जाएगा। 5,000 रुपये खो गए, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ लिखें। झांसे में आना, क्या बोला है? झांसे में आना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? झांसे में आना, धोखे में आना या धोखा देना। ठीक है, झांसा देना, धोखा देना, झांसे में आना, धोखे में आ जाना। ठीक है, अर्जन का विलोम शब्द है, अर्जन का विलोम पूछा है, तो अर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वर्जन। अर्जन का विलोम शब्द वर्जन। ठीक है, अर्जन करना मतलब क्या होता है? अर्जन, अर्जित, अर्जित शब्द आपने सुना होगा, अर्जित होता है कमाना, तो अर्जन का मतलब कमाना ही होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्जन। नीचे दिए गए विकल्पों में से चांद के लिए सही पर्यायवाची शब्द। ओके, चांद के पर्यायवाची पूछे गए हैं। क्या क्या होते हैं चांद के पर्यायवाची? चंद्रमा, जो सभी को पता होगा कि चंद्रमा तो भाई होता ही होता है। इसके अलावा शशि, मयंक, राकेश, मीन्स इसमें आपको सारे नाम मिलेंगे, हिमांशु, विधु, ये सब जो है चांद के पर्यायवाची हैं। और एक और नाम जो आपको याद रखना है, सुधाकर। सुधाकर होता है, सुधाधर लिख रखा है इन्होंने, सुधाकर होता है वैसे। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख प्रछिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। तो इसमें अलंकार बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा उभय अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उभय अलंकार जो है हो जाएगा। अब आपने देखा कि इस शिफ्ट में, इससे पहले वाली शिफ्ट में जो है अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, बट इस शिफ्ट में जो है अलंकार पूछ लिया गया। ठीक है, तो हिंदी के सारे टॉपिक करके जाओ, किसी में कोई भी टॉपिक जो है पूछ लिया जा सकता है। ओके, एक मिनट, साधु चरित शुभ चरित कपासु, यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो अर्थालंकार होना चाहिए ना। क्योंकि यहाँ पे ना कल वो की गई है ना, कंपेयर किया गया है साधु को कपास से। साधु की का जो चरित्र है उसकी तुलना की गई है कपास से, तो अर्थालंकार होना चाहिए। और वैसे अगर हम देखें तो इसमें जो बनेगा वो उपमा अलंकार बनेगा, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार किस में आता है? अर्थालंकार में आता है।
तो अर्थालंकार का ही भेद होता है। तो यहाँ पे अर्थालंकार जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, बट इन्होंने उभयालंकार दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से अरण्य के लिए सही पर्यायवाची। अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, वन, कानन, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो जंगल जो है यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन, कानन, एक और नाम आपने सुना होगा विपिन, गहन, ये जंगल के पर्यायवाची हैं सारे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। दक्षिण पूर्व की दिशा, देखो दक्षिण पूर्व दिशा के लिए जो यूज किया जाता है ना शब्द, वो शब्द है आग्नेय। दक्षिण पूर्व जो पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा है, उसके लिए आग्नेय शब्द का जो है यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, तो ये आग्नेय जो है आपको याद रखना है। अब इस जिस तरीके से दक्षिण पूर्व की पूछी गई है, इसी तरीके से आपसे पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए भी जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा सकता है। जो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा होती है ना, उसको बोला जाता है ईशान। क्या बोलेंगे? ईशान। जहाँ जो यहाँ पे दिया भी गया है, ये पूर्व और उत्तर दिशा के लिए शब्द यूज होता है। ओके, तो पूर्व और दक्षिण का हमने पढ़ लिया है, क्या हो जाएगा? आग्नेय हो जाएगा। और एक यहाँ पे है नैऋत्य। नैऋत्य का जो शब्द है ये किया जाता है दक्षिण और पश्चिम के लिए। ठीक है, क्योंकि चारों बता देते कि हो सकता है कि आगे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो दक्षिण और पश्चिम का जो बीच वाला कोण होगा, उसके लिए जो वाक्यांश के लिए शब्द यूज होगा वो नैऋत्य हो जाएगा। अब बचा कौन? पश्चिम और उत्तर। तो पश्चिम और उत्तर के लिए कौन सा शब्द यूज हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, या इसको बोलेंगे वायव्य। ठीक है, कौन सा शब्द बोलेंगे? वायव्य। तो ये मैंने आपको चारों बता दिए हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम पूछे तो नैऋत्य, दक्षिण पूर्व पूछे तो आग्नेय, उत्तर पूर्व पूछे तो ईशान, उत्तर पश्चिम पूछे तो वायव्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। उपरोक्त वाक्य का खंड क्रम क्या होगा? देखो BAC, इनसे जो है शब्द शुरू हो रही है। जीवन और करुणा का बड़ा महत्व है। सी से तो नहीं हो सकता, बड़ा महत्व है ये तो लास्ट में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है और ऐसा सिर्फ 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो कट हो गए। फिर हमें पता है, देखो अब या तो A से शुरू हो सकता है या B से शुरू होता है। करुणा का बड़ा महत्व है, करुणा के बाद क्या है? करुणा का जगत में जीवन और बड़ा महत्व है। कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है ऑप्शन सी से, तो ये भी नहीं होगा। इससे के अकॉर्डिंग जाके देखते हैं। तो देखिए, जीवन और जगत में करुणा का बड़ा महत्व है, ये बिल्कुल सही बन रहा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। दिए गए शब्दों में, 1 मिनट यहाँ पे क्वेश्चन कट हो रहा है, वेट। देखिए क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में विसर्ग संधि नहीं है। देखो विसर्ग संधि कब होती है? जब विसर्ग के बाद क्या आता है? कोई भी स्वर या व्यंजन आता है, तो उसमें विसर्ग संधि होती है। अब निष्ठुर को अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? नी जमा ठुर, नी विसर्ग प्लस ठुर, और इस विसर्ग को हटके क्या बन जाता है? श षटकोण बन जाता है, आधा श। ठीक है, आधा श जो है बन जाता है। बहिष्कार, देखो बही विसर्ग आएंगे और प्लस कार हो जाएगा। जैसे ही विसर्ग को हटाएंगे आधा श जो है बन जाएगा, बहिष्कार। ऐसे ही निष्कपट है, नी जमा कपट हो जाएगा, नी जमा कपट हो जाएगा। ठीक है, अब रमेश में क्यों नहीं होगा? रमेश का मतलब होता है रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कोई वो नहीं आया है। ये क्या होती है? गुण संधि का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, तो इसीलिए रमेश में जो है क्या है? विसर्ग संधि नहीं है। ठीक, चलिए रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल फिर गिरेगा, बिल्कुल देखो सभी को फिल करके देखो आप। पेड़ ने फल गिरा, नहीं ये भी नहीं बनेगा। पेड़ को फल गिरा, पेड़ के लिए फल गिरा, जो बिल्कुल सही वो क्या है? पेड़ से फल गिरा। अगर हम देखो, अगर हम वैसे हिंदी बोल के देखें तो भी तो यही तो सेंटेंस बनेगा सही, कि पेड़ से फल गिरा। अगर हमारे सामने कोई पेड़ से फल गिर रहा है तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि पेड़ से फल गिरा। ठीक है, तो से बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए,
गण गण्य शब्द का क्रम सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। तो देखिए, गण का मतलब क्या होता है? गण होता है समूह, और गण्य जो गिने जाने योग्य हो। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ओके, तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। पैसेज आप देख सकते हैं। पैसेज कुछ इस तरीके का पूछा गया है। पहले एक बार पैसेज पढ़ देते हैं, देन क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर होने का साहस उसे नहीं होता है। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। लोगों में उनके वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उनके लिए मान गलानी का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करने जाते हैं, वे एक ओर तो उत्साही और वीर कहलाते हैं और दूसरी ओर भारी बेहया। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया है। अब इसमें देखिए क्या है, शारीरिक कष्ट के अलावा और कौन सा कारण है जिससे मनुष्य पीछे हटते हैं? तो 2 कष्ट हमने पढ़े, शारीरिक और मानसिक। ठीक है, तो मानसिक हो जाएगा। क्या हमने इसमें आध्यात्मिक कष्ट पढ़ा? क्या हमने इसमें आर्थिक कष्ट पढ़ा? बिल्कुल नहीं, हमने मानसिक कष्ट पढ़ा, तो हमने आंसर लगा दिया। अगला है, वे लोग एक और उत्साही और दूसरी ओर बेहया कहलाते। कौन? जो आवाज उठाते हैं, जो अपमान का ध्यान न करते हुए प्रचलित प्रथा के विरुद्ध जाते हैं। बिल्कुल हमको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको याद है भाई, हमने ये चीज पढ़ी। ठीक है, अगला देखिए, किस बात का कष्ट सभी शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है? तो मान गलानी का, ये भी हमने पढ़ा था। देखो, मान गलानी का कष्ट सबसे बढ़कर होता है। ठीक है, अनुसरण का पर्यायवाची पूछ लिया है। क्या पूछा? अनुसरण। अनुसरण क्या होता है? किसी को फॉलो करना ना, तो अनुकरण वही हो जाएगा। अनुकरण मतलब नकल एक टाइप में। ठीक है, तो अनुकरण हो जाएगा पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब सेम शब्द। अब निंदा का विलोम पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया। निंदा क्या होता है? किसी की बुराई करना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। ठीक है, तो बिल्कुल इजी था, आपने देख लिया होगा। अब ये तो हो गया टीजीटी हिंदी, और भी शिफ्ट हुई इसकी, लेकिन हमें सिर्फ एक आइडिया लेना है आने वाले एग्जाम के लिए कि किसमें किस तरीके की हिंदी जो है पूछी जा रही है। तो ये टीजीटी हिंदी के पेपर थे। अब हम पढ़ते हैं जो टीजीटी इंग्लिश है, उसमें किस तरीके की जो है हिंदी पूछी गई है। और फिर उसके बाद इसके अलावा अगस्त में टीजीटी ड्राइंग के भी जो है पेपर हुए थे, तो फिर उसमें देखेंगे कि उसमें किस तरीके के हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इससे पहले जनरल अवेयरनेस को भी हमने इसी तरीके से डिस्कस किया था। हर एक पेपर की जो है 2-3 शिफ्ट जो है हर एक की थी। ठीक है, इसी तरीके से हम हिंदी को भी कवर करेंगे। चलिए देखिए, अगला जो पेपर है वो टीजीटी इंग्लिश का है, जो कि 30/8 यानी कि 30 अगस्त को ये पेपर हुआ। बिल्कुल अभी लास्ट में जो है ये पेपर हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि किस तरीके के हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, और सब्जेक्ट भी जो है हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। देखिए, ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन वही है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? जो ऊपर की ओर जाए उसको बोलेंगे उद्धर्वगामी। क्या बोला जाएगा? उद्धर्वगामी। ठीक है, ओके। यमुना यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। बिल्कुल सही है, यमुना जो है यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करो। देखो, तुम अंतर कमरे में बैठो या तुम अंदर कमरे में बैठो, तुम में कभी भी बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती है। पहले तो यही हटा दो। अंतर हो नहीं होता है, तो इसमें भी अंतर था, ये हट गया। अंदर कमरे में बैठो, बैठो। देखो, तुम अंदर कमरे में बैठो, ये दोनों में ही सेम है। तुम्हारे मास्टर साहब, साहब नहीं होता, साहब होता है। ठीक है, इसमें ये गड़बड़ है। आ रहे हैं, देखो मास्टर, अगर देखो साहब पे आपको समझ ना आए, रहे हैं तो पता है ना, रहे हैं तो इसका तो आपको पता होगा कि रहे कैसे लिखा जाता है। आ रहे हैं ये तो कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो 2 गलती इसमें दी गई हैं, कोई भी एक पकड़ लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। मोहन फावड़े से मिट्टी खोदता है। बिल्कुल सही है। देखो, ऑप्शन को देखे बिना आप आंसर बता सकते हैं इस तरीके के में। मोहन फावड़े से मिट्टी खोदता है। देखो, अगला देखिए, सही वाक्य क्रम अंकित करना है। फर्स्ट से शुरू करेंगे। गहन दिलचस्पी विश्वनाथन आनंद को शतरंज के खेल में उनकी माँ से विरासत में प्राप्त हुई। सही क्या होना चाहिए था? विश्वनाथन आनंद को शतरंज के खेल में गहन दिलचस्पी उनकी माँ से विरासत में प्राप्त
हुई। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उचित कारक का प्रयोग करना है। वह गेंद में, क्या गेंद में खेलता हो पॉसिबल है? नो, वह गेंद का भी नहीं, वह गेंद नहीं भी, वह गेंद से खेलता है, यही पॉसिबल है। ठीक है, ऑप्शन नहीं देखेंगे अगर आप इसमें तो भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, हम किसी को गेंद से खेलते देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? वह गेंद से खेलता है, यही तो बोलेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, जो कारक भरना जिसमें भी आ रहा है। आगे देखिए, आंखों में खून उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखों में खून उतरना, अधिक क्रोध करना, अधिक क्रोध करना। जिसके चार भुजाएं हैं, जिसकी चार भुजाएं वाक्यांश के लिए क्या बोलेंगे उसको? चार भुजाएं किस में होती हैं? चतुर्भुज में होती हैं। तीन भुजाएं किस में होती हैं? त्रिभुज में होती हैं। ठीक है, पांच भुजाएं की पूछ लिया जाए तो पंचभुज हो जाएगा, आठ भुजाओं वाला तो अष्टभुज हो जाएगा। तो यही करना था, चतुर्भुज हो जाएगा। वाक्य विनाश की दृष्टि से शुद्ध उसका चयन करना है। दूरारूढ़ प्रेम में प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं होती है। तो ये इसका सही वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कमा कर लौटने पर बेटा अपनी मां को रुपए देता है, बिल्कुल सही है, लौटने पर बेटा अपनी मां को रुपए देता है। आंधी आने से विशाल वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, विशाल का पर्यायवाची। विशाल का मतलब क्या होता है? बड़ा। एक मिनट, ओके, जो विशाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखो विशाल बड़ा यानी कि विराट, बिल्कुल। दीर्घ भी बड़ा होता है, महान भी विशाल को ही बोला जाता है। लेकिन तरु, तरु यहाँ पे वृक्ष का पर्यायवाची है, ना कि विशाल का। तरु का मतलब ही क्या होता है? तरु मीन्स पेड़, पेड़ मतलब वृक्ष, तो ये वृक्ष का पर्यायवाची है, ना कि विशाल का। ठीक है, विचार ही कर्म का बीज है, किस भाग में? देखो, विचार ही कर्म का बीज है हो सकता है, ना कि बीज, बीज है आएगा। ठीक है, अमृत समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो, पीयूष, सुधा और मधु, ये क्या है? ये अमृत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और अमर्ष जो है ना, ये किसका पर्यायवाची है? अमर्ष पर्यायवाची होता है किसका? अमर्ष का मतलब होता है क्रोध। क्या होता है? अमर्ष का जो मतलब होता है वो होता है क्रोध, असहनशील होना। ठीक है, तो अमर्ष मतलब क्रोध, ये तत्सम संस्कृत का शब्द है ये अमर्ष, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रोध बोला जाता है। ठीक है, तो अमर्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेट एक मिनट, यहाँ पे देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नाम होना, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, रघुनंदन पौधों को बाल्टी से पानी देता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सोचने की बात नहीं है इसमें। अगला जो है वो इस तरीके का साहित्य से ही रिलेटेड एक पैसेज दिया गया है कि साहित्य का जीवन के साथ गहरा संबंध है। साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि से देखता है और संवेदनशील मन से उसको अभिव्यक्त करता है। चारों ओर देखे गए सत्य और भोगे हुए यथार्थ को कभी कल्पना के रंग में रंग कर तो कभी ज्यों का तो पाठक के सामने प्रस्तुत कर देता है। साहित्यकार में सौंदर्य को देखने और परखने की अद्भुत शक्ति होती है। मनोरम दृश्य के सौंदर्य और मुग्ध को कर देने वाले स्वरों की मधुरता से वह अकेले ही आनंद मगन नहीं होना चाहता, वह दूसरों को भी आनंद मगन करने के लिए आतुर रहता है। साहित्यकार जब समाज को अपने मन की बात सुनाता है तो साहित्यकार और समाज का संबंध स्पष्ट दिखाई पड़ता है। समाज की रूढ़ियों और विद्रूपताओं को उजागर कर वह जनमानस को जागृत करता है। उन्हें बताता है कि जो कुछ पुराना है वह सोना ही हो, यह आवश्यक नहीं, हमें जकड़ने वाली, पीछे धकेलने वाली रूढ़ियों से छुटकारा पाना होगा। इस प्रकार साहित्यकार समाज का पथ प्रदर्शक भी होता है, पथ निर्माता भी। वह समाज के परिवर्तन और क्रांति को के लिए भी तैयार करता है। यह सत्य कि अनेक साहित्यिक रचनाएं क्रांति की आधारशिला को रखने में समर्थ हुई हैं। इसलिए साहित्य को केवल मनोरंजन की वस्तु मानना, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सूर्य को नकारना है। तो ये साहित्य से रिलेटेड किस तरीके से साहित्यकार क्या क्या करता है, पथ प्रदर्शक का भी काम कर रहा है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से पथ प्रदर्शक कौन होता है? जो रास्ता दिखाने वाला होता है उसी को पथ प्रदर्शक बोला जाता है, तो रास्ता दिखाने वाला। अगला क्वेश्चन है मधुरता का विलोम क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, उपरोक्त गद्यांश का मुख्य विशेष्य क्या है?
इसमें क्या बताया गया, क्या साहित्य और हम लोग, साहित्य की दुनिया का नाम नहीं, यहाँ पे साहित्य की नहीं, यहाँ पे बात की गई है साहित्यकार की, कि वो किस तरीके से काम करता है लाइफ में। ठीक है, तो साहित्यकार का सामाजिक दायित्व इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हम बात साहित्य की नहीं कर रहे, हम साहित्यकार की कर रहे हैं कि वो किस तरीके से आईना दिखाता है लोगों को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उपरोक्त गद्यांश का भाव पहचानना है। फर्स्ट से शुरू करते हैं। जब साहित्यकार सिर्फ घटनाओं का पुलिंदा तैयार करता है और उसे समाज पर थोप देना चाहता है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, समाज पर थोपना उसका काम नहीं है। जब साहित्यकार अपनी मनमानी बातों से असमंजस में डालकर अपनी विचारकी को थोपना चाहता है, बिल्कुल गलत। जब साहित्यकार रचनाओं के माध्यम से अपनी विचारधारा बताता है, या जब साहित्यकार घटनाओं से उद्वेलित होकर मन की बात समाज को सुनाता है और तब साहित्यकार उस समाज का संबंध प्रत्यक्ष हो जाता है। तो जो इन दोनों में से सबसे सही है वो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का है कि उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक पहचाने, साहित्यकार और समाज, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा। ना तो इसमें साहित्यकार की रचनाओं की बात हो रही है, साहित्यकार को समाज से जोड़कर बताया गया है कि वो किस तरीके से समाज को एक आईना दिखाता है, किस तरीके से पथ प्रदर्शक का काम करता है। ठीक है, पथ निर्माता है, परिवर्तन, समाज में परिवर्तन और क्रांति को लाने का काम करता है। तो साहित्यकार और समाज, ये बिल्कुल यहाँ पे उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 पेपर जो है डिस्कस कर चुके हैं। 2 पेपर हमने किसके किए, टीजीटी हिंदी के किए, 1 पेपर हमने टीजीटी इंग्लिश का कर लिया। एक और करते हैं टीजीटी इंग्लिश का, फिर टीजीटी ड्राइंग पे चलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, ये भी टीजीटी इंग्लिश का पेपर है और उसमें देखते हैं। अब हमने 2 टीजीटी हिंदी के कर लिए और 1 टीजीटी इंग्लिश का है, तो ये दूसरा है टीजीटी इंग्लिश का ही पेपर है ये भी। देखिए, इसमें हिंदी देखते हैं। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। देखो, 2 वर्ड आपने पढ़े होंगे, एक तो समान होता है यानी कि इक्वल, ठीक है, लेकिन जब बात यहाँ पे आदर करने की आए, किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए आए, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सम्मान। तो वो कुछ ऐसा होता है, समान, इक्वल। समान हम जैसे एक उसमें भाषा में क्या बोलते हैं, जो चीज़ें होती हैं उनको भी समान ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सम्मान ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसमें अंक की बिंदी आए। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये वाला सम्मान हमें बड़ों का क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम्मान, ये वाला, नो ना कि ये। तो इसमें जो है क्या होगी, त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोहन रमेश से ईर्ष्या करता है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। देखो, मोहन रमेश से, क्या रमेश के नाम में कोई गड़बड़ है, से में नहीं, करता है मोहन है। देखो, गड़बड़ किस में, ईर्ष्या में। ईर्ष्या कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है, ये वाले, ये होता है ईर्ष्या, तो इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट है, वाक्य को क्रम में लिखना है। यह बस समय पर प्रतिदिन इसी आती है, नहीं, देखो आती है एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, तो यही आंसर सही हो जाएगा कि यह बस प्रतिदिन इसी समय पर आती है। वो सेंटेंस ढूंढ लो हिंदी में तो जो लास्ट में होना चाहिए। अब इसमें एक ही ऑप्शन था ऐसा, तो मिल गया हमें आंसर। ठीक है, अगला देखिए, सबा साइकिल से स्कूल जाती है। साइकिल में नहीं, साइकिल की नहीं, साइकिल को नहीं, सबा साइकिल से स्कूल जाती है। धनद धन के प्रधान देवता हैं। धनद का पर्यायवाची पूछा गया अब यहाँ पे। धनद धन के प्रधान देवता है। धनद, देखो धन का जो देवता किसको माना गया है, कुबेर को माना गया ना, कुबेर का खजाना आपने सुना होगा। ठीक है, तो धनद किसके लिए यूज होगा, कुबेर के लिए ही तो यूज होगा ना, कुबेर का खजाना बोलते हैं। धन का प्रधान देवता कौन, कुबेर। ठीक, तो धनद किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, कुबेर के लिए, तो धनद का पर्यायवाची कुबेर। ठीक है, आवश्यकता से अधिक वर्षा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द अतिवृष्टि। क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। ओके, देखो, राजा ने गरीबों में धन दिया, गरीबों में धन दिया नहीं होगा। देखो, राजा ने, ये तो बिल्कुल सही है कि राजा ने, राजा को नहीं, राजा से नहीं, राजा ने गरीबों में धन दिया या गरीबों को धन दिया। देखो, अब अगर आप देखें तो गरीबों में धन दिया ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन इससे बेटर क्या हो सकता है, राजा ने गरीबों को धन दिया, क्योंकि राजा ने दिया है, किसको दिया है, गरीबों को दिया है, तो को यहाँ पे ज्यादा बेटर है कंपेयर करें अगर हम गरीबों में करने की बजाय। ठीक है, तो ने और के हो जाए, को हो जाएगा। मुझ
अब यह अपमान नहीं सहा जाता। देखो मुझ पर अब यह नहीं, अगर हम ऑप्शन पे भी ना जाए तो मुझ से अब यह अपमान नहीं सहा जाता, ऐसे ही बोला जाएगा सेंटेंस, तो मुझ से हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित शब्दों से बने प्रश्नवाच्य के क्रम को सही तरीके से जो है मारा, देखो मारा बिल्कुल लास्ट में आएगा, ये तो सब में आया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक की बात है तो इसमें क्या से शुरुआत होनी चाहिए। अभी देखो, क्या कुत्ते से डंडे ने आदमी को मारा, गलत है, बिल्कुल सही नहीं लगाया यहाँ पे। क्या कुत्ते ने आदमी से डंडे मारा, नहीं, कुत्ते थोड़ी आदमी को मारेंगे। क्या आदमी डंडे कुत्ते से को मारा, बिल्कुल गलत है। क्या आदमी ने कुत्ते को डंडे से मारा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तेली का बैल मुहावरे का सही अर्थ। तेली का बैल, काम से जी चुराना, हमेशा सोते रहना, बैल से काम लेना या हर समय काम में। तेली का बैल मतलब हर समय काम में लगे रहना, ठीक है। ओके, अगला देखिए, प्रचंड वायु के वेग से विशाल वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है। ओके, वायु मतलब अनिल, पवन, समीर, भवन किसको बोलते हैं, घर को बोला जाता है ना भवन, ठीक है, तो वायु का तो यही होएगा, तो भवन हो जाएगा इसका, जो नहीं है पर्यायवाची। सुदामा ने शाम से पूछा, यही तो आएगा, सुदामा ने शाम से पूछा। मोहन ने गाय को पकड़ा आएगा, गाय को पकड़ा आएगा, गाय से नहीं, गाय की नहीं, गाय पर नहीं, मोहन ने गाय को पकड़ा। ऊपर आने वाला श्वास, वाक्यांश हेतु स्वार्थक शब्द, ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास, क्या बोला जाएगा, उच्छ्वास। दांत पीस कर रह जाना, दांत पीस कर रह जाना यानी कि क्रोध को रोक लेना, मुहावरे का अर्थ है। बिल्कुल इजी हिंदी आई हुई है। चलिए, एक 5 नंबर का पैसेज फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय भावना की अभ्युदय और विकास के लिए भाषा एक प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं भावनाओं को बाधित नहीं करता। इस प्रकार यदि राष्ट्र एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। मानव समुदाय को एक जीवित, जागृत एवं जीवंत शरीर की संज्ञा दी जा सकती है और उसका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। भाषा भी व्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्तित्व को साकार करती है और उसके अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को मूर्त एवं बिंबात्मक रूप प्रदान करती है। मनुष्यों के विविध समुदाय हैं, उनकी विविध भावनाएं, विचारधाराएं हैं, संकल्प और आदर्श हैं, उन्हें भाषा यह अभिव्यक्त करने में सक्षम होती है, ठीक है। साहित्य, शास्त्र, गीत, संगीत आदि में मानव समुदाय अपने आदर्शों, संकल्पनाओं, अवधारणाओं और विशिष्टताओं को वाणी देता है, पर क्या भाषा के अभाव में काव्य, साहित्य, संगीत आदि का अस्तित्व संभव है? वस्तुतः ज्ञान राशि एवं भाव राशि का अपार संचित कोश, जिसे साहित्य का विधान दिया जाता है, शब्द रूप ही तो है। अतः इस संबंध में वैमत्य की किंचित गुंजाइश नहीं है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और उनमें परस्पर घनिष्ठता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने एवं समझने वाले लोग परस्पर एकानुभूति रखते हैं और उनके विचारों में ऐक्य रहता है। अतः राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है, ठीक है। ये जो भाषा है उसके बारे में जो है बातें बताई गई हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक देखो, भाषा और जीवन, साहित्य और प्रादेशिक भाषाएं, राजनीति और संपर्क भाषाएं, राष्ट्रीयता और संपर्क भाषाएं। यहाँ पे बात राष्ट्रीय भावना की हो रही है। राष्ट्रीय भावना से ही शुरू हो रहा है अगर आप पैसेज देखेंगे, और राष्ट्रीय भावना से ही खत्म हो रहा है, ठीक है। और राष्ट्रीय भावना किससे रिलेटेड है? संपर्क भाषा से। तो राष्ट्रीयता और संपर्क भाषा जब दोनों ये आ रहे हैं तो इसको ही सही इसका वो बता दो आंसर। भाव पहचानना है। भाव क्या है? संपर्क भाषा से भारतीय एकता को गति मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, देखो, भाषा के माध्यम से मनुष्य एक दूसरे, नहीं, एक भाषा ही है जिसके माध्यम से मानव एक दूसरे से जुड़ पाता है, तो ये तो पॉइंट बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपसी मेलजोल के लिए भाषा की ही आवश्यकता होती है। क्या बिना किसी भाषा के हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे? नो, ठीक है। तो संपर्क भाषा का एक विवादित विषय नहीं है। संपर्क ही मतलब संपर्क का माध्यम ही क्या है? भाषा है। तो विवादित तो हम उसको बोल ही नहीं सकते, तो ऑब्वियस है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, मुख्य विषय पहचानना है। अब राष्ट्रभाषा की लड़ाई, नहीं, हम लड़ाई की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जीवन और जगत के प्रमुख तत्व, भाषा की लड़ाई के उद्देश्य है संपर्क भाषा की आवश्यकता। हम बार बार संपर्क की ही बात कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या होगा? संपर्क भाषा की आवश्यकता, ठीक है। चलिए, जागृत का विलोम शब्द बताना है। जागृत जो जगा हुआ होता है उसको जागृत बोलते हैं, तो विलोम क्या होगा? सुषुप्त, यानी कि जो सोया हुआ है, ठीक है। वैमत्य, वैमत्य का शब्दार्थ चुने। वैमत्य होता है मतभेद। क्या होता है? वैमत्य मतभेद। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब हमने 4 पेपर डिस्कस कर लिए।
2 हमने हिंदी के पढ़े, 2 हमने इंग्लिश के पढ़े, यानी कि हिंदी में जो जनरल हिंदी पूछी गई और इंग्लिश में जो जनरल हिंदी पूछी गई। अब हमारा एक और सब्जेक्ट का पेपर हुआ टीजीटी ड्राइंग का, मतलब और वही 3 से 4 शिफ्ट, तो टीजीटी इंग्लिश, हिंदी और ये क्या है ड्राइंग के पेपर हुए हैं 4-4, 5-5 शिफ्टों में, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारा सिर्फ ड्राइंग बचता है। इसी तरीके से हम ड्राइंग के भी 2 पेपर और डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें कुछ अलग पूछा गया हो सकता है ना भाई, कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। देखो अगर आपने कंपेयर किया हो तो जो हिंदी का पेपर था तो उसमें हिंदी एज कंपेयर, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा मतलब इसके कंपेयर में, नॉट वैसे डिफिकल्ट नहीं है। वहाँ पे हो सकता है भाई कोई पर्यायवाची कुछ मुश्किल पूछ लिया हो, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो इंग्लिश में बहुत ईजी हिंदी पूछी गई है। ठीक है, ऐसा ही होता है। बट क्या देखेंगे आप, जब इंग्लिश का पेपर होगा ना तो यहाँ पे आपको जो इंग्लिश होगी ना वो हिंदी के कंपेयर में जो इंग्लिश आई होगी ना उससे ज़्यादा डिफिकल्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये है। अगर आप टीजीटी मैथ का पेपर देखेंगे तो आप इसमें जो जनरल मैथ होगा वो थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में मैथ यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे हिंदी में, इंग्लिश में मैथ ईजी होगा कंपेयर टू टीजीटी मैथ्स एग्जाम, तो ये होता है। ओके, इसी तरीके से अगर आपका एसएसटी का पेपर है तो आपको जनरल वाला जो पार्ट है वो जो जनरल अवेयरनेस का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट दे सकते हैं। रीजनिंग सब में सेम आती है, रीजनिंग का कुछ ऐसा नहीं है कि डिफरेंट आता हो, नहीं। रीजनिंग में 20 के 20 क्वेश्चन सेम टॉपिक से सेम पैटर्न पे आपको मिलेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो जाए। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं ड्राइंग के पेपर में जिस तरीके की हिंदी पूछी गई है। ओके, चलिए देखिए, ये जो पेपर है हिंदी का, ये है टीजीटी ड्राइंग का। देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करना है। जिस स्थान पर कोई न जा सके उसको क्या बोला जाएगा? तो जिस स्थान पर कोई न जा सके वो हो जाएगा अगम्य। ठीक है, अगला है वाक्य विनाश की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो है, सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से सबका स्वागत किया। ठीक है, फर्स्ट में अगर आप देखेंगे लोगों ने सब निराला जी को प्रणाम किया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब लोगों ने निराला जी को किया प्रणाम, ऐसा नहीं, निराला जी को प्रणाम किया होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये तीनों जो हैं गलत है, कोई ना कोई इनमें मिस्टेक है, तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है? ये पूछा है कि जिसका अर्थ सही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है वो गलत है, बाकी सारे सही हैं, तो सभी को एक बार पढ़ लेना चाहिए हमें कि क्या क्या जो है इसमें दिया गया। जैसे प्राधीन सपनेहु सुख नाही, लोकोक्ति का अर्थ है प्रतंत्रता में सुख नहीं मिलता। ढाक के 3 पात, लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो है सदा एक सी स्थिति में बने रहना। उसके बाद अगला है हाथ कंगन को आरसी किया, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। अब जो गलत है वो क्या है, 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकोक्ति, इसका जो अर्थ दिया गया है वो है अत्यंत शीघ्रता से कार्य करना, तो ये गलत हो जाएगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब है बहुत धीमी गति से कार्य करना, शीघ्रता से नहीं, अत्यंत धीमी गति से कार्य करना इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, जो सही नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए हैं। ओके, अगला है रक्षण शब्द का तद्भव है। रक्षण शब्द का तद्भव, रक्षण क्या है, तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? रक्षण का मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना। तो रखना जो है इसका बिल्कुल यहाँ पे तद्भव शब्द सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गंगा शब्द का पर्यायवाची पहचाने। गंगा को पर्याय, देखो भागीरथी भी है, देव नदी भी है, जब 2 हैं तो उपयुक्त सभी यहाँ से वैसे ही निकल जाएगा, तो और जाह्नवी भी होता है, तो उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और क्या होते हैं जो गंगा के पर्यायवाची होते हैं? त्रिपथगा होता है एक, जो बहुत बार एग्जाम में आता है, मंदाकिनी आता है, ठीक है, सुरसरिता, ये भी जो है क्या है, गंगा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हम किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, तो बस यही त्रुटि हो जाएगी यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। देखिए, कोड़ी कोड़ी अदा करना मुहावरे का सही अर्थ है। कोड़ी कोड़ी अदा करना यानी कि कर्ज चुका देना, कर्ज चुका देना, उधार या जो कर्ज है उसको पूरा चुकता कर देना।
उचित कारक शब्द से करना है। संदीप डैश मनदीप को पुस्तक दी, तो संदीप ने मनदीप को पुस्तक दी। अरे तो वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि वाक्य के शुरू में आ जाता है ये, ठीक है। ने जो है बिल्कुल सही होगा। देखिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा हूं, वाक्य किस भाग में त्रुटि है? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। प्रतीक्षा नहीं होता है, प्रतीक्षा होता है। क्या होता है? प्रतीक्षा होता है। प्रतीक्षा मतलब इंतजार, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नीचे दिए गए विकल्पों में अनेकार्थी शब्द है, अलौकिक, जलज, आचमन या अक्षय। तो इनमें जो अनेकार्थी शब्द है वो क्या हो जाएगा? एक मिनट बट, जलज जो है यहाँ पे दिया गया है। देखो, इस शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। कैसे? जलज और किसको बोलते हैं? कमल को बोला जाता है, मोती को बोला जाता है, शंख को बोलते हैं, मछली, चंद्रमा, इन सभी को जो है क्या बोलते हैं? जलज बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द। तो जलज जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आचमन क्या होता है? आचमन ये होता है पीने या हाथों को शुद्ध करने की जो क्रिया होती है उसको आचमन बोला जाता है। अलौकिक अगर हम देखेंगे तो ये भी शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है और आचमन भी एक ही अर्थ में। अलौकिक का मतलब होता है लोक से परे, जो असाधारण होता है ना, उसको अलौकिक बोलते हैं। तो एक ही जो है इसका अर्थ निकलता है अलौकिक। आचमन का भी एक ही निकलता है, ठीक है। अक्षय क्या होता है? जो कभी समाप्त न हो, जो हमेशा से हो, नष्ट न होने वाला कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जलज इसका राइट आंसर। वैसे अक्षय के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे अक्षय बंदर को भी बोला जाता है, शिव का भी एक नाम होता है, नष्ट न होने वाले को भी बोला जाता है, जो कभी समाप्त न हो, नित्य हो। बट यहाँ पे आंसर जलज जो है इन्होंने माना है, ठीक है। आगे देखिए, निरक्षर का विपरीतार्थक। निरक्षर का क्या हो जाएगा? साक्षर, ठीक है। निरक्षर, देखो साक्षर क्या होता है? जिसको पढ़ना लिखना ना आता हो। निरक्षर जिसको अक्षर का ज्ञान न हो। तो ये हो जाएंगे, ओके। उचित कारक की पूर्ति करनी है। तुम संदीप को यह सामान दे देना, को जो है बिल्कुल सही है। वाक्य विनाश की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करो। तो क्या हो जाएगा? कुछ साल पहले एक बार हमारे घर बंबई से हिंदी के एक प्रोफेसर आए, ठीक है। बाकी सब में अगर आप देखेंगे तो सही जो है अरेंज नहीं किया गया है अक्षरों को, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा विमान चलाने वाला, जो विमान को चलाता है। तो विमान चलाने वाला क्या हो जाएगा? वैमानिक। वैमानिक बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। विमान उड़ाने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पायलट या एविएटर, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वैमानिक, ठीक है। आगे कॉम्प्रीहेंशन कुछ ऐसा है, तो ये आप देख सकते हैं। भारत में आरंभ से ही महिला लेखन की एक अविच्छिन्न धारा रही है। आवश्यकता उसे खोज निकालने की और उसे एक आकार देने की। ऋग्वेद में रोमशा, लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला, घोषा, सूर्य आदि ऋषिकाओं के नाम मंत्र श्रेष्ठा के रूप में प्राप्त होते हैं। नारी शक्ति की दृष्टि से शक्ति सूत आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। वैदिक काल के पश्चात रचना के सूत्र थेरी गाथाओं में उपलब्ध होते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक के अंतर्गत दीर्घ, मझी, संयुक्त, अंगुत्र, खदुक 5 निकाय हैं। खुदक निकाय के 9वें भाग में थेरी गाथाओं का संकलन है। इसमें लगभग 100 भिक्षुओं की गाथाएं संकलित हैं। ईशा की प्रथम शताब्दी तक प्राकृत में सुंदर काव्य की रचनाएं होने लगी थी। प्रसिद्ध गाथा सप्तशती का संग्रहकर्ता हाल को माना जाता है। गाथा सप्तशती में अनेक कवयित्रियों की रचनाएं भी संकलित है। पुरानी हिंदी में 84 सिद्धों में उल्लेखित कुक्रिप्पा का नारी सिद्ध माना गया है। इनके 2 चय पदों में नारी की उक्ति जैसी कथन शैली मिलती है। मणिभद्रा इनकी शिष्य थी। भक्ति आंदोलन का मूल उत्स दक्षिण भारत में माना जाता है। नयनारों में 3 प्रमुख रचनाकार है, पुनीतवती, भेड़ भरिय राशि एवं तिलकावली। विष्णु भक्तों में आंडाल की कीर्ति मीरा की ही तरह है। मराठी संतों में महदंबा, मुक्ताबाई, जनाबाई आदि उल्लेखनीय है। कन्नड़ की अक्क महादेवी, कश्मीर की ललधीत, मैथिली की चंद्रकला को भी भुलाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो महिला लेखन की यहाँ पे बात की गई है। उनमें कौन कौन से नाम जो है हुए हैं अभी तक वो सारी हैं। ऋग्वेद में किन किन का वर्णन है वो बताया गया है। तो ये सब है। अभी आगे देखिए, गद्यांश के अनुसार नारी लेखन के संदर्भ में जो असत्य है। देखिए, भारत में आरंभ से ही महिला लेखन की एक अविच्छिन्न धारा रही है। तो ये बिल्कुल हमने शुरू में ही पढ़ा था, फर्स्ट लाइन ही यह है। तो ये तो बिल्कुल सही है। जैन धर्म ग्रंथ में संकलित थेरी गाथाओं में लगभग, देखो जैन धर्म की तो हमने बात ही नहीं की, हमने तो बौद्ध ग्रंथ की बात की थी। और
अगर आप देखेंगे थेरी गाथाएं तो ये खुदक निकाय जो बौद्ध ग्रंथ का है उसमें है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जैन धर्म ग्रंथ की नहीं, हम बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात कर रहे थे। ठीक है, दक्षिण भारतीय भाषाओं कश्मीरी में भी महिला लेखन प्राप्त है, जो बिल्कुल लास्ट में हमने पढ़ा है दक्षिण भारत का, तो बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में रोमशा लोपा मुद्रा सूर्य आदि ऋषिकाओं के मंत्र प्राप्त होते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो तीनों सही है, जो गलत है वो है जैन धर्म। देखो पैसेज को थोड़ा सा ध्यान से लगाकर पढ़ना है, ऐसे ही नहीं जस्ट आप रीडिंग कर रहे, नहीं, थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ो उसको। अगला देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में थेरी गाथाएं, अभी ऊपर पढ़ा हमने खुदक निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ में आता है। ठीक है, अगला है नारी शक्ति की दृष्टि से गद्यांश में किस रचना को आत्मविश्वास की पराकाष्ठा कहा गया है। तो आत्मविश्वास की पराकाष्ठा किसको कहा गया है, शक्ति सूतक को कहा गया है। ठीक है, और ये इसमें आपको मिल भी जाएगा, शक्ति सूतक वाला हमने पढ़ा तो था। एक मिनट, ये रहा, नारी शक्ति की दृष्टि से शक्ति सूक्त आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। ठीक है, निम्न में से किसे नारी शुद्ध सिद्ध माना गया है। नारी सिद्ध किसको माना गया है, पुनीतवती को, ललित भेद को, मणिभद्रा को या कुकीरप्पा को। तो कुकीरप्पा हमने पढ़ा था कि कुकीरप्पा को जो है क्या माना गया है, नारी सिद्ध माना गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरानी हिंदी में 84 सिद्धों में उल्लेखित कुकीरप्पा को नारी सिद्ध माना गया, तो कुकीरप्पा को। उत्स शब्द का अर्थ इनमें से क्या होगा, उत्स मतलब स्रोत। ठीक है, चलिए ये हिंदी जो है खत्म हो जाती है, यहाँ पे ड्राइंग में जो पूछी गई थी एक पेपर और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कदली का अर्थ है। कदली का अर्थ होता है केला। ठीक है, केला या इसी को आप क्या कह सकते हैं, केला की जगह आपको केरा भी मिल सकता है। तो कदली का अर्थ होता है केला या केरा। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में जनेऊ का तत्सम शब्द है। जनेऊ का तत्सम, जनेऊ हिंदी का शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, तो यज्ञोपवीत। क्या होता है, यज्ञोपवीत जो है जनेऊ का तत्सम शब्द, यानी कि संस्कृत में जनेऊ को क्या बोला जाता है, यज्ञोपवीत जो है बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। जो इसमें सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो देखो, खग मीन्स पक्षी, गंधर्व और सूर्य होता है, बिल्कुल सही है। चक्र मीन्स पहिया, वृत्त या घेरा होता है। चपला, लक्ष्मी, बिजली और स्त्री को बोला जाता है। अब यहाँ पे जो शब्द है वो है चपल। चपल में यहाँ पे दिया गया है चंचल, पारा और जीभ। देखो चप्पल, चंचल, पारा, जीभ सही होते हैं, चक्र भी सही होता है, चपला भी सही होता है। खग वाला गलत होना चाहिए यहाँ पे। देखो खग पक्षी होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, खग होता है जो आकाश में विचरण करता है। ठीक है, तो इसमें पक्षी और गंधर्व आते हैं, सूर्य नहीं आएगा, तो ये सूर्य इसमें गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए इसका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, ना कि फर्स्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, करेक्ट है, और जो आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने सही नहीं दिया है, इसका आंसर ये आएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का सही अर्थ है। कौन होता है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, जो कभी एक बात पर ना टिके। ठीक है, जो कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, मीन्स जल्दी जल्दी अपने विचार जो बदलता है, वो वाला। आगे देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द। जो मोक्ष की इच्छा रखेगा उसको बोलते हैं मुमुक्षु। क्या बोला जाएगा, मुमुक्षु। तो राइट आंसर मोक्ष ये हो जाएगा, मोक्ष पाने वाला या इच्छा रखने वाला। जिसे विश्वास या दिलासा दिया गया हो, वाक्यांश के लिए शब्द। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो, इसको बोलते हैं आश्वस्त करना। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आश्वस्त बोलेंगे। नहीं, एक मिनट, आश्वस्त करना तो नहीं होना चाहिए, विश्वास जिसको दिलाया गया हो, वेट, यही होना चाहिए। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वस्त वो हो जाएगा। हाँ ठीक है, जिस पर विश्वास किया गया है वो विश्वस्त होगा, और जिसे विश्वास दिलाया गया है वो आश्वस्त है। आगे देखिए, अंकित ने बीच में बोलकर होना चाहिए,
तो अंकित नी नहीं होना चाहिए, अंकित ने बीच में बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी शब्द बताना है कि कौन सा जो है सही वर्तनी शब्द होगा। देखिए क्या है, राजा के दरबार में एक विदूषक था जो कि सबको सदा हंसाया करता था। विदूषक में हमेशा श षटकोण आता है और बड़ी ऊ आती है, तो विदूषक ऐसे आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, मानव का पर्यायवाची शब्द है। मानव मतलब मनुष्य। ठीक है, मानव मनुष्य को ही बोला जाता है, तो मनुष्य हो जाएगा। और क्या होता है इसका, वो पर्यायवाची नर होता है, आदमी भी हो सकता है, मानुष भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। ठीक, विपिन को समझाना बेकार है, वह तो डैश है, औंधी खोपड़ी है। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है, तो ये मुहावरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, औंधी खोपड़ी कौन होता है, जो मूर्ख हो, यानी कि वो जो सही को गलत समझे, तो ऑब्वियस उसे ही समझाना बेकार है, तो औंधी खोपड़ी है। अब यहाँ पे है ईद का चांद। ईद का चांद मुहावरा क्या होता है, जो बहुत दिनों बाद दिखाई दे, दुर्लभ आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का बहुत दिनों बाद दिखना या दुर्लभ होना, वो क्या हो जाएगा, ईद का चांद हो जाएगा। आस्तीन का सांप का क्या हो जाएगा, जो धोखा दे, दोस्त बनकर धोखा देने वाला, या क्या बोल सकते हैं, कपटी मित्र। ठीक है, अगला है आंखों का तारा। आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये भी आप याद रखिएगा, अत्यधिक प्रिय होना कह सकते हैं। वाक्य विनाश की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो राइट आंसर रहेगा जबलपुर की किसी साहित्यिक संस्था ने निराला जी को जबलपुर आमंत्रित किया था। सेकंड ऑप्शन। ठीक है, उचित कारक है, मनुष्य अपने विवेक के बल पर अपने विश्वास को कभी कम नहीं होने देता। उचित कारक भरना है वही, विश्व की उन्नति एवं प्रगति का आधार मनुष्य का पुरुषार्थ है, भाग्य नहीं। फिर से देखना है इसको कि सही देखो, लास्ट में जो आएगा आप रह सकते, सकते पे जो है यहाँ पे खत्म होगा, तो थर्ड नहीं, आपके मित्र नहीं, ये भी नहीं होगा। ओके, या तो यहाँ आप रह सकते हैं या फिर आपके मित्र। ओके, फर्स्ट जो थर्ड आएगा आपके मित्र, ये जो है लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, सुदेश मुकेश को गाड़ी दे रहा है। अगला जो है वो आचरण से संबंधित पैसेज है। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब की क्या एक पुरुष और क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सब को आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं डाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी भी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि आचरण का विकास जो है जीवन का परम उद्देश्य है, और आचरण जो है हम किसी और से नहीं सीख सकते हैं, हमें खुद से जो है एक रास्ता जो है अपने लिए बनाना पड़ेगा। और कोई अगर महात्मा भी है तो वो आप पे ये फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आपको ये ही रास्ता चुनना है, क्योंकि उसने किसी और के रास्ते को फॉलो नहीं किया है, उसने खुद ही जो है अपने रास्ते को बनाया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो लेखक के अनुसार जीवन का परम उद्देश्य क्या है, तो वो है आचरण का विकास, कि कैसे जो हमें अपने आचरण को खुद से जो है डेवलप करना है। ठीक है, तो आचरण का विकास। उसके बाद सेकंड पूछ रहा है कि आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए उचित मार्ग क्या है। उचित मार्ग वही है कि अपना मार्ग जो है वो स्वयं बनाना है। ठीक है, ओके। आचरण शब्द का पर्यायवाची, आचरण मतलब व्यवहार होता है, बिल्कुल बिहेवियर जो होता है उसी को आचरण बोला जाता है, बिहेवियर को। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर महात्मा शब्द का विलोम, महात्मा क्या कौन होता है, जो महान हो, महान जो आत्मा होती है, तो ये क्या हो जाएगा, दुरात्मा, जो बुरी हो, जो बुरा हो। ठीक है, उसको बोलेंगे महात्मा का विलोम दुरात्मा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के आधार संगठनकर्ता शब्द का उचित शब्दार्थ बताएं। संगठनकर्ता जो शक्तियों को एकत्रित करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको संगठनकर्ता जो है बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूज भी हुआ होगा ये शब्द संगठनकर्ता।
देखो ये रहा, उन सब को आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। संगठनकर्ता एकत्रित करने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था जनरल हिंदी DSSB के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो पूछा गया। इससे पहले हम जनरल अवेयरनेस को भी कवर कर चुके हैं। बाकी जो मंथ है जैसे जुलाई हो गया, इससे पहले अगस्त के जो पेपर हुए थे उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ में जून और अप्रैल में जो पेपर हुए थे वो हम जनरल अवेयरनेस के और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब को देख चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देखें, वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी ही, ठीक है। तो आपसे एक मतलब इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके की जनरल हिंदी पूछी जा रही है। जनरल हिंदी डिफिकल्ट नहीं है, चलो एक या दो क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है, अदरवाइज आप 18 मार्क्स 20 में से बहुत इजीली यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि जो वही आपको ना आए, बिल्कुल जनरल हिंदी पूछी जा रही है जो आप डेली यूज़ करते हैं, वही लगभग सभी शब्द हैं, ओके। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हाइप का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आगे बच्चों को भी जो है ये वीडियो मीन्स यूट्यूब जो है इसको आगे दिखा सके, ठीक है। क्योंकि अगर आप हाइप का बटन प्रेस करेंगे तो ऑब्वियस है वीडियो जो है शो होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम इंग्लिश को देखेंगे कि किस तरीके के इंग्लिश TGT में पूछे गए हैं, क्योंकि आगे जो पेपर है वो TGT के ही है मेनली। तो वहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि भाई TGT में किस तरीके की इंग्लिश जो है पूछी जा रही है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। क्योंकि PGT हुआ, नॉन टीचिंग के जो एग्जाम हुए उन सभी में हम देख चुके हैं। अभी जो पीछे पेपर हुए थे जून जुलाई में, तो उसमें किस तरीके की इंग्लिश आई थी वो हम कवर कर चुके हैं। अभी एग्जाम आगे TGT का है, तो ऑब्वियस है बच्चे ये चाहेंगे कि TGT में किस तरीके की इंग्लिश पूछी जा रही है वो हम ज़रूर देखें। तो जल्दी आपको इंग्लिश की भी वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।